हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 3 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पूरे देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की। पहले चरण में स्पाइस जेट को कितनी जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 18 जगहों पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोरखपुर शहर में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की दिसंबर महीने की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस PDF को भी बाई कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को कितने करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 9,544 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में लगभग कितने बाघों की मौत हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 126 बाघों की मौत। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो किस राज्य में हुई हैं, तो वो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, किसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर लाल खट्टर ने। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक DVL दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर VL इंदिरा दत्त। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दे दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब के साथ। अगला क्वेश्चन है, मार्क टेलर का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो जो मार्क टेलर है ये एक प्रसिद्ध खिलौना डिजाइनर थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है और इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक नियमावली 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राज्य सरकार के इस फैसले से जो है करीब 28 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए एक योजना शुरू की है। योजना का नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। अब दोस्तों ये जो योजना ये है क्या और किस तरह से जो प्रदेश के कर्मचारी हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों इस योजना के जरिए जो है प्रदेश के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं उनके लिए हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे और जो हेल्थ कार्ड होंगे उसके माध्यम से सरकारी वित्त पोषित अस्पतालों में जो लाभार्थी हैं उनकी जरूरत के अनुसार कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके अधिकतम की सीमा कितनी है? तो ध्यान रखना है 5 लाख रुपए तक। और दोस्तों इस योजना के तहत जो है सरकारी अस्पतालों के साथ साथ जो निजी अस्पताल हैं जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संबद्ध हैं तो उन अस्पतालों में भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी जो पात्र लाभार्थी हैं वो इन अस्पतालों में भी जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। कितने रुपए तक का? तो ध्यान रखना है 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो
कर्मचारी और जो पेंशनर हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कितने आशा बहनों को मोबाइल वितरण का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 80,000। 31 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आशा बहनों के सम्मेलन में 80,000 मोबाइल फोन वितरण अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार ने तय किया कि आशा एवं आशा संगनियों को राज्य सरकार से मिलने वाली मासिक प्रोत्साहन राशि को 750 रुपए से बढ़ाकर के 1500 रुपए किया जाए। इससे कम उन्हें 6,000 रुपए तक निर्धारित राशि उपलब्ध होगी। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है आशा बहनों को 80,000 मोबाइल फोन वितरण अभियान का शुभारंभ किया और इसके साथ ही आशा बहनों को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है मासिक 750 रुपए, उसे बढ़ाकर के कितना कर दिया गया? 1500 रुपए उसे कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 2 जनवरी 2022 को, ये डेट ध्यान रखनी है, मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है, ये पहला उत्तर प्रदेश का खेल विश्वविद्यालय होगा। नए साल में यूपी के अपने पहले दौरे पर आए पीएम मोदी ने मेरठ के सलावा इलाके में इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी 91.38 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और इसके निर्माण पर कितना खर्चा आएगा? तो ध्यान रखना 700 करोड़ रुपए इसमें अनुमानित लागत आएगी। यहाँ पर 1080 खिलाड़ियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जा सकेगी। वहीं इसमें खेल विज्ञान तथा खेल प्रौद्योगिकी के विभिन्न कोर्सेज के अलावा ट्रेनिंग और रिसर्च भी संचालित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसे आपको नोट भी करना है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय ये कहां पर इसका शिलान्यास किया गया? तो ध्यान रखना है मेरठ में इसका शिलान्यास किया गया। इसका नाम क्या रखा गया विश्वविद्यालय का? तो मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया और इसका शिलान्यास किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। अब दोस्तों मेजर ध्यानचंद से संबंधित एक क्वेश्चन आपको और अच्छे से ध्यान रखना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1928, ध्यान रखना है 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और जो मेजर ध्यानचंद है इन्हें 1956 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके जन्मदिन वाले दिन यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा सिटिंग स्टैच्यू बनकर कहां तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसे आपको नोट भी करना है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटिंग स्टैच्यू यानी बैठा हुआ, ये कहां पर बनकर के तैयार हुआ? तो ये भारत में बनकर के तैयार हुआ है। कहां पर? तो ध्यान रखना है हैदराबाद। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 216 फीट ये ऊंचा है। और ये किसकी स्टैच्यू है यानी किसकी ये मूर्ति है? तो स्वामी रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है। ये नाम अच्छे से ध्यान रखना है, जगह ध्यान रखनी है कि हैदराबाद में, और कितनी ऊंचाई है? तो 216 फीट। हालांकि राजस्थान के नाथद्वारा में 351 फीट ऊंची शिव मूर्ति भी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन मार्च में है। इससे पहले फरवरी में रामानुजाचार्य के स्टैच्यू का इनॉग्रेशन पीएम मोदी करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर देखा जाए कि भारत में एक और स्टैच्यू बनकर के तैयार हुई है 351 फीट ऊंची, और वो किसकी है? तो वो भगवान शिव की मूर्ति है। लेकिन इसका जो उद्घाटन है वो कब होगा? वो मार्च में होगा। लेकिन मार्च से पहले फरवरी में इस मूर्ति का यानी रामानुजाचार्य की जो स्टैच्यू है इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। तो अभी अगर देखा जाए कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटिंग स्टैच्यू कहां पर बनके तैयार हुआ, तो ये हैदराबाद में हुआ। इस स्टैच्यू के साथ 108 मंदिर भी बनाए गए हैं। साथ ही 120 किलो सोने का इस्तेमाल करते हुए आचार्य की एक छोटी मूर्ति भी तैयार की गई है। इस जगह को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। तो नाम काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है।
वैष्णव संप्रदाय के संत चिन्नाजियरी स्वामी की देखरेख में पूरे हुए इस प्रोजेक्ट पर अब तक 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटिंग स्टैच्यू तो ये हैदराबाद में स्थापित हुआ है, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू कहां पर है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू कहां पर है, ध्यान रखना है थाईलैंड में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। और इसकी ऊंचाई कितनी है इस स्टैच्यू की, तो 302 फीट, 302 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये किसकी स्टैच्यू है, तो ये गौतम बुद्ध की स्टैच्यू है। तो ये ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू वर्तमान में थाईलैंड में है गौतम बुद्ध की। और दोस्तों ये स्वामी रामानुजाचार्य हैं, इनके बारे में अगर देखें तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, तो 1017 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1137 ईस्वी में। और ये विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। और दोस्तों ये जो स्वामी रामानुजाचार्य हैं, इनके अगर शिष्यों में देखा जाए तो रामानंद इनके शिष्य हुए। और जो रामानंद थे उनके शिष्य कौन थे, तो आपने नाम सुना है कबीर और सूरदास, ये रामानंद के शिष्य थे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू जो है वो हैदराबाद में बनकर के तैयार हो चुकी है और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे फरवरी में। अब दोस्तों यहाँ पर हम इमेज में देखेंगे कि ये जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इस तरह की ये मूर्ति है जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए, यानी बेस से लेकर की पूरी ऊंचाई की बात की जाए तो 216 फीट इसकी ऊंचाई है। केवल स्टैच्यू की अगर बात की जाए तो 108 फीट इस स्टैच्यू की ऊंचाई है। और इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस कमल पर जो स्वामी रामानुजाचार्य बैठे हुए हैं उस कमल की पंखुड़ियां कितनी हैं, तो 54 पंखुड़ियां इसमें बनाई गई हैं। पंखुड़ियों के नीचे एलिफेंट्स 36 हैं, यानी हाथी इसके नीचे बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के ये हाथी बनाए गए हैं। तो ये 36 हाथी हैं। शंख और चक्र की संख्या कितनी है, तो 18 यहाँ पर संख्या की संख्या है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनी है वो कहां पर है, तो वो भारत में है। किस राज्य में है, तो ध्यान रखना है गुजरात में वो स्टैच्यू है। किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो स्टैच्यू है। और इस स्टैच्यू की ऊंचाई कितनी है, तो वो कितनी है ध्यान रखना है। अगर बेस सहित देखी जाए यानी पूरी लंबाई की अगर बात की जाए तो 240 मीटर उस स्टैच्यू की लंबाई है। अगर बेस हटाकर की बात की जाए तो कितनी है, तो 182 मीटर उस स्टैच्यू की ऊंचाई है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। और ये कहां पर स्थित है, और अगर आपसे जिला पूछा जाता तो ध्यान रखना है गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में वो स्थित है। और एक चीज यहां पर आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, यहाँ पर खड़ी स्टैच्यू की बात की गई है। और ये जो स्टैच्यू है ये बैठी हुई स्टैच्यू की बात की गई है। और जो हमने अभी आपको बताया था कि दुनिया में सबसे ऊंची जो स्टैच्यू है गौतम बुद्ध की थाईलैंड में, वो भी कैसी है, बैठी हुई स्टैच्यू है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है यहाँ पर खड़ी स्टैच्यू की बात की गई है, और जो ये स्टैच्यू ये बैठी हुई स्टैच्यू है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइको मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2022 में। नासा का साइको मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में साइको नामक एक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह की खोजबीन करने वाला पहला लॉन्च होगा। यह क्षुद्र ग्रह यानी साइको मंगल और बृहस्पति के बीच में है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह मिशन अगस्त 2022 में कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा और 2026 में साइको क्षुद्र ग्रह पर पहुंचेगा। अब दोस्तों ये जो मिशन है जो लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसे यह समझने के लिए लॉन्च किया गया है कि कैसे ग्रह और अन्य पिंड कोर, मेंटल और क्रस्ट जैसी परतों में अलग हो गए, और इसके साथ ही धातु से बने एक क्षुद्र ग्रह की खोजबीन जिसका नाम क्या है, साइको, और सौर मंडल के प्रारंभिक युगों का पता लगाना इस मिशन का उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साइको मिशन है वो किसने लॉन्च किया, तो ध्यान रखना है नासा ने लॉन्च किया। देश पूछा जाए तो ध्यान रखना है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर सबसे कम मैचों में 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है बॉलर यानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह विदेशी धरती पर अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं और वह भारत की ओर से विदेशी धरती पर सबसे कम मैचों में 100 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले बॉलर बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों में, ध्यान रखना है यहां पर संख्या 22 टेस्ट मैचों में इन्होंने
100 विकेट लेने का मील का पत्थर हासिल किया। यानी ये जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने अपने नाम पर किया, यानी भारत से बाहर की मैचों की यहाँ पर बात की जा रही है। वैन डेर डूसन, ये नाम ध्यान रखने, क्रिकेटर है। विदेशी परिस्थितियों में बुमराह के 100वें टेस्ट शिकार बने, यानी 100वें टेस्ट के जो शिकार बने वो कौन बने, तो वैन डेर डूसन। बुमराह के नाम 25 टेस्ट मैचों में 106 विकेट हैं। अगर कुल की बात की जाए तो 25 टेस्ट मैच में इन्होंने 106 विकेट लिए हैं। इससे पहले अगर देखा जाए कि ये जो रिकॉर्ड है वो किस भारतीय के नाम पर था, तो भागवत चंद्रशेखर के नाम पर ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 25 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लिए थे। विदेशी धरती पर उन्होंने 23 टेस्ट मैचों में 102 विकेट लिए। पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कितना है, तो 27 रन देकर 6 विकेट उनका एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। किसका, तो ध्यान रखना है जसप्रीत बुमराह का। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विदेशी धरती पर सबसे कम मैचों में 100 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले बॉलर कौन बन गए, तो ध्यान रखना है जसप्रीत बुमराह। और कितने टेस्ट मैचों में, तो 22 टेस्ट मैचों में इन्होंने 100 विकेट पूरे किए। और उसके साथ ही अगर ये देखा जाए कि इन्होंने अभी तक कितने टेस्ट मैच खेले, तो 25 टेस्ट मैचों में इनके 106 विकेट दर्ज हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत की खोज की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेसल विश्वविद्यालय ने। स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत की खोज की है। इस तीसरी परत को मस्कुलस मास्सेटर पार्स कोरोनेडिया नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर का एक ऐसा हिस्सा खोज निकाला जिसका जिक्र आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड की जो बेसल विश्वविद्यालय है, तो वहां के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत खोजी है। ये तीसरी परत है, इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो मस्कुलस मास्सेटर पार्स कोरोनेडिया इसे नाम दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्बिनो इंडियन फ्लैपसेल कछुए की IUCN स्थिति क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशील। भारतीय फ्लैपसेल कछुए मीठे पानी की कछुआ प्रजाति है जो दक्षिण एशिया में पाई जाती है। इसकी IUCN स्थिति कैसी है, संवेदनशील। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUC का फुल फॉर्म है। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसे हिंदी में कहेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इस कछुए का, तो लिसेमिस पंक्टाटा इस कछुए का वैज्ञानिक नाम है। फ्लैपसेल नाम की उत्पत्ति प्लॉस्ट्रॉन पर स्थित उरुफ्लैप की उपस्थिति से हुई है। जब कछुए खोल में पीछे हटते हैं तो कछुए के ये फ्लैप अंगों को ढक देते हैं। ये मीठे पानी के कछुए पूरे दक्षिण एशिया जैसे पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका और बांग्लादेश में फैले हुए हैं। अब ये चर्चा में क्यों आया, तो 22 दिसंबर 2021 को तेलंगाना के निजामाबाद के सिरनापल्ली जंगल में एक फॉरेंसिक जांचकर्ता को अल्बिनो इंडियन फ्लैपसेल कछुए की दुर्लभ प्रजाति मिली है। तो इस वजह से ये जो कछुआ है वो चर्चा में आया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कछुआ है फ्लैपसेल कछुआ, इसकी IUCN स्थिति अगर पूछी जाए तो कैसी है, वो संवेदनशील है। और इसके साथ ही आपको इसका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना है, क्या है, लिसेमिस पंक्टाटा। अगला क्वेश्चन है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। उनकी एज कितनी थी, तो ये 90 साल के थे। डेसमंड टूटू को दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन का मुकाबला करने के लिए 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। डेसमंड टूटू को रंगभेद के विरोध और LGBT अधिकारों के संघर्ष के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले थे दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टूटू, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनसे संबंधित आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन्हें कब नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो 1984 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्षों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने की घोषणा की है। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। यह कार्य 10 जनवरी से शुरू होगा, जबकि
डॉक्टर की सलाह के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कोरोना का टीका लगाने की घोषणा की है। और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक नई बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी, तो ये बात भी कही गई है। तो दोस्तों ये थे 3 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, दया प्रकाश सिन्हा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है चीन, सी है अमेरिका और डी है रूस। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।